चाबड़ी बाजार के एक कोठे पर एक बच्ची की किलकारियों की आवाजें गूंज रही थी। शहर की मशहूर गाने वाली शमशाद बेगम, जिन्हें लोग छमिया बेगम भी कहते थे, ने एक बच्ची को जन्म दिया। यूं तो इस बच्ची का नाम मुगल शहजादी के नाम के तर्ज पर रोशन आरा बेगम रखा गया, पर आगे चलकर इस लड़की ने नसीम बानो के नाम से वो शोहरत हासिल की जो उस वक्त में किसी औरत के लिए लगभग नामुमकिन थी। जी हाँ, वही नसीम बानो जिसने आज से तकरीबन 90 साल पहले 30 की दहाई में सिनेमा के चमकीले पर्दों पर आग लगा दी। क्या दिल्ली, क्या जयपुर, लखनऊ, कलकत्ता, कराची, लाहौर, मुंबई के सिनेमा के शहदाई हर शख्स के लबों पर बस एक ही नाम था, नसीम बानो। जिस दौर में एक सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह 40 रुपए माहाना थी, उस दौर में नसीम बानो की सैलरी 3500 रुपए महीना थी। सनद रहे, नसीम की मां एक तवायफ थी और तवायफों का रसूख उस दौर में किसी नवाब से कम नहीं था। और नसीम बताती हैं कि जहां वो अपनी जवानी में 3500 रुपए महीना कमाती थी, वहीं उसकी मां शमशाद बेगम, जो कि छमिया बानो के नाम से भी मशहूर थी, अपनी जवानी के आखिरी पड़ाव में 3500 रुपए से कई ज्यादा गुना पैसे कमाया करती थी। शमशाद ने नसीम का दाखिला दिल्ली के मशहूर क्वींस मैरी हाई स्कूल में कराया। उनका सपना था कि वो एक डॉक्टर बने और इस बदनाम पेशे से दूर हो जाए, पर किस्मत को तो जैसे कुछ और ही मंजूर था। फिल्में तो नसीम को पहले ही पसंद थी, पर ये फिल्में ही उसकी पहचान बन जाएंगी ये वो ना जानती थी। गर्मियों की छुट्टियां थी। मुंबई में सैर और तफरी के दौरान नसीम अपनी मां के साथ सोहराब मोदी के स्टूडियो जा पहुंची। जैसे ही सोहराब मोदी की नजर नसीम पर पड़ी, उन्हें लगा कि उनको अपनी फिल्म की नई नायिका मिल गई, पर नसीम की मां को यह मंजूर ना था। होता भी कैसे? फिल्मों में अदाकारी कोई शरीफों का शगल तो नहीं, ये तो एक निचले दर्जे का पेशा था। जिस्म फरोशी से भी निचले दर्जे का क्या मुंह दिखाएगी वो अपने शहर जाकर। मां का इनकार नसीम को इतना नागवार गुजरा कि उसने 3 दिन तक एक निवाला भी मुंह में ना रखा। 3 दिन बाद नसीम की जिद के आगे मां का दिल पसीज गया और आखिरकार नसीम को फिल्मों में काम करने की इजाजत मिल गई। नसीम की पहली फिल्म की ये खबर जब उसके स्कूल पहुंची तो स्कूल की प्रिंसिपल ने स्कूल से उसे बेदखल कर दिया और बाकी बच्चों को नसीम से दूरी रखने की ताकीद की। नसीम ने इतनी शोहरत कमाई कि उन्होंने उस वक्त की कई मशहूर मूवीज में काम किया, जैसे थी ढूंढ ही को, खान बहादुर, तलाश, मीठा जहर, बसंती, पुकार और शीश महल। नसीम बानो जब अपने करियर के उरूज पे थी तो उन्होंने मियां एहसानुल्लाह खान से शादी की। शादी के बाद जब वक्त गुजरा, दौर बदला तो बंटवारा आया, और बंटवारे के बाद हुआ ये कि उनके जो खाविंद थे, जो हस्बैंड थे, उन्होंने फैसला किया वो पाकिस्तान जाके बसेंगे। पर नसीम, जिनका एक यहाँ बहुत सेट करियर था, शी डिसाइडेड टू स्टे पुट इन इंडिया। उसके बाद जब उनके खाविंद पाकिस्तान गए तो अपने साथ उनकी मूवीज के कुछ नेगेटिव ले गए और उन मूवीज को पाकिस्तान में रिलीज किया गया। तो नसीम बानो जो हिंदुस्तान में सुपरस्टार थी, पाकिस्तान में दोबारा से सुपरस्टार थी। उसके अलावा उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में सबसे बड़ी बात और जो सबसे कॉमन नॉलेज होनी चाहिए वो ये है कि उनकी बेटी थी सायरा बानो, दिलीप कुमार की वाइफ। जो बोर्ड है वो यही डिक्लेयर कर रहा है कि जो प्रॉपर्टी है वो सायरा बानो की ही है। और साथ में जो आप नाम देख रहे हैं सुल्तान अहमद, ये व्हाट इज द नेम, रहमान अहमद जो है वो सायरा बानो के भाई सुल्तान अहमद उनके बेटे हैं। सायरा बानो और दिलीप कुमार की जो लव स्टोरी थी, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल तो आई वुड नॉट गो इनटू द डिटेल, बट वन थिंग इज कि दिलीप कुमार 44 की उम्र पार करने के बाद ही कमा रहे थे और लोगों को ये लगता था कि दिलीप कुमार विल नॉट गेट मैरिड लाइक सलमान खान। अब हुआ है कि दोनों में इश्क हुआ
और इसके बाद सायरा बानो की उम्र थी 22 साल, दिलीप कुमार की 44 साल, उनकी शादी हुई। और शादियां जो बॉलीवुड में हम आजकल देखते हैं वो कितनी ही चलती हैं, और एक दिलीप कुमार साहब की शादी है और सायरा बानो की शादी है, जो अभी तक सबको मालूम है कि दिलीप कुमार की वफात के बाद भी जो दिलीप कुमार का नाम है वो सायरा बानो पूरी इज्जत के साथ अपनी So it was a brief introduction about Naseem Bano. सायरा बानो का बचपन के कुछ साल इस हवेली में गुजरे, क्योंकि जब नसीम बानो दिल्ली में हुआ करती थी तो यहीं होती थी, और जब वो बिजी हुआ करती थी अपने मुंबई में मूवीज के शेड्यूल में, तो छोटी सायरा को वो यहाँ छोड़ जाया करती थी। तो उनके बचपन का बहुत अरसा इसी हवेली में बीता। दिलीप साहब जब दिल्ली आते थे, उनका यहाँ आना जाना इस हवेली से लगा रहता था। Of course, back then this area would have looked differently. अभी नहीं है, अभी आप लोगों ने सब अंदर हवेली देखा था, तो ये एक हवेली नहीं लगती अंदर से एक छोटा सा मोहल्ला लगता है। तो बेसिकली दिस इज द स्टोरी ऑफ ऑल द हवेलीज इन ओल्ड दिल्ली। बंटवारे के बाद, अभी मैं किसी को बता रहा था कि बंटवारे के बाद जब यहाँ थोड़ा गदर हुआ, लोगों ने दंगों से या जो यहाँ पे वायलेंस हो रही थी उससे पनाह लेने के लिए जो फिरोजशाह कोटला है या फिर हिमायू का है, वहाँ जाके शरण ली, पनाह ली। It was not necessary that everyone wanted to move to Pakistan, but they were staying there to safeguard themselves. But when they came back, they realized कि इन हवेलीज पे जो माइग्रेंट पाकिस्तान की तरफ से आ रहे हैं, उन्होंने रहना शुरू कर दिया। तो अभी उनको खाली कराना was not an option because माहौल उस तरह का था नहीं, and so most of the people decided to migrate to the Pakistan. जो लोग पाकिस्तान माइग्रेट नहीं हुए वो कहीं और शिफ्ट हो गए, और जिन हवेलियों पे उस वक्त कब्जा किया, बिकॉज उस समय लोगों ने इसलिए हवेली पे कब्जा नहीं किया कि उन्हें अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव किया था, वो ये था कि एक हवेली कम से कम 10 या 12 फैमिलीज को शेल्टर देने के लिए काफ़ी थी। तो 10-12 फैमिलीज एक हवेली में रहना शुरू करी। उसके बाद में जब उनके बच्चे हुए, बड़े हुए, तो हवेली को बंटवारा होता है, और अभी तो कुछ हवेली ऐसी हैं जो मोहल्ले के नाम में तब्दील हो गई, जैसे हवेली आजम खान पूरा मोहल्ला बन चुका है। ऐसी बहुत हवेलियां हैं जो हवेलियां खत्म हो गई हैं, दरवाजे बाकी हैं और अंदर मोहल्ला है। So that was the introduction about Naseem Bano, Saira Bano. Now we'll go to चावड़ी बाजार, वहाँ हम थोड़ी और बातें करेंगे और फिर आगे चलेंगे।